और उसमें की पॉइंट्स होने चाहिए, हर क्वेश्चन के लिए कुछ आंसर्स। तो वो आंसर के लिए ऐसे की पॉइंट निकाल के रखो। अगर आपको खेलने के लिए जाना है, पढ़ाई करनी है, मम्मी ने कुछ काम बोले हैं, डिसाइड करके रखे और ज्यादा से ज्यादा फर्म रहे कि वो शेड्यूल डिस्टर्ब दे रहे हो। और 10th के मार्क्स अगर आपके अगले एग्जाम के लिए अगर मायने नहीं रखती है, आपकी 11th के एडमिशन के लिए अगर मायने नहीं रखती है, क्योंकि आजकल इंटीग्रेटेड कॉलेजेस का जमाना है, तो इंटीग्रेटेड कॉलेजेस नहीं काउंट करते हैं ये सब। आज आपका भारत गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है 9th और 10th का स्टडीज़, जो हर बच्चा उस फेज़ से गुजरता है और उस फेज़ में पेरेंट्स के साथ बच्चों को भी कितना प्रेशर होता है ये हमें भी पता है। तो आज हम बातचीत करेंगे इस बारे में 25 साल से जिनका टीचिंग में एक्सपीरियंस है, राजश्री जी छाजेड़, उनसे आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग तथा बच्चों पे जो प्रेशर रहता है स्टडीज़ का और बच्चों ने कैसे स्टडी करना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। राजश्री जी 25 सालों से इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रही है, 9th और 10th के बच्चों को पढ़ा रही है और जो स्टूडेंट्स है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समझती है। और उनसे हम बात करेंगे, पर उनका एक फेवरेट सेंटेंस है, हैप्पी चाइल्ड इज़ अ सक्सेसफुल चाइल्ड। तो आज इसके बारे में भी हम इस एपिसोड में जानेंगे, वाई शी थिंक्स दैट। तो चलिए आज मिलते हैं राजश्री जी छाजेड़ी ने। आपका आज भारत गुरु चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। और आज हम इसलिए खुश हैं कि जो हमारा चैनल है वो 9th और 10th के बच्चों के लिए ही है और आज आप हमें गाइड करेंगे कि 9th और 10th का स्टडी ये कैसे होना चाहिए। yes. तो आपका जो एक फेवरेट लाइन है कि हैप्पी चाइल्ड इज़ अ सक्सेसफुल चाइल्ड, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? हैप्पी चाइल्ड इज अ सक्सेसफुल चाइल्ड, ये ऐसा मेरा मानना है कि जब आप हैप्पी होते हो तो आप कोई अगर आपको कुछ कहना चाहता है तो आप दिल से सुनेंगे, गौर करेंगे और फिर एक्शन मोड में रहोगे। लेकिन आप कितना भी अच्छा उनको बताने की कोशिश कर रहे हो और अगर आप हैप्पी नहीं हो तो कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि सामने वाला तो बहुत जी तोड़ कर बोल रहा है आपको कि ये करो वो करो, ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन उसके दिल में अभी कुछ जगह नहीं है कुछ सुनने के लिए, तो वो नहीं सुनेगा आपका। तो पॉजिटिविटी जो आती है तो वो आपका मूड अगर अच्छा है, आप हैप्पी है तो है, तो मुझे लगता है कि उससे पॉजिटिविटी है, ग्रैस्पिंग आपका बढ़ जाता है उस वक्त, क्योंकि आप उस मोड में हो अभी। तो इसलिए हैप्पी रहना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे का। हाँ, पर वो एक सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, ज़्यादा तो उनका इंटरेक्शन स्कूल में और घर पे होता है। तो फिर वो एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने खुद को कैसे मेंटल स्ट्रेस से फ्री रखना चाहिए। कहीं ना कुछ तो होता है, और जहाँ पर वो टीनेज ऐसा होता है कि वो एडल्ट की तरफ वो बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने वो मेंटल स्ट्रेस वो कैसे हैंडल करना चाहिए। एनवायरनमेंट कैसा भी हो, हर चीज़ें अपने मुताबिक तो होने वाली ही नहीं है। 4 चीज़ें अगर अपने मन जैसी हुई तो 2 चीज़ें ऐसी होने वाली है कि जो आप नहीं चाहते वो होने वाली है। तो वो आपके साथ भी होने वाला है, बच्चों के साथ भी होने वाला है, वो तो हमेशा रहेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप आपका मूड चेंज करो। आपको जो कुछ सिचुएशन है उस सिचुएशंस के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। इसलिए जो कोई है सामने वाला, उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। कुछ चीजें हैं वो इग्नोर करना सीखो। यानी अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो ठीक है, आप हर चीज दिल पे मत लो। बराबर है। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद से कुछ ज्यादा और नहीं हो पा रहा है, तो इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो और थोड़ा होपफुल रहना सीखो कि ठीक है, इस टाइम नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है ना अपना स्वभाव, तो वो स्वभाव को भी थोड़ा चेंज करना होगा। अगर मुझे समझता है, हर एक को समझता है कि मैं कब ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। तो छोटा बच्चा यानी 9-10 के बच्चे अगर हम सोचे तो काफी बड़े होते हैं, तो उनको समझ में आता है कि किस चीज पे मुझे गुस्सा आता है। तो ठीक है, उस वक्त आया, लेकिन उसके बाद वो सोचे कि अरे मुझे इस टाइम मैंने गुस्सा किया लेकिन मैंने गलत किया, नुकसान तो मेरा ही हुआ। तो उनको अगले टाइम वो
अलर्ट रहना चाहिए उन्होंने कि नहीं, मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो मेरे अच्छे के लिए बोल रही थी या कुछ था, और तो मुझे इतना रिएक्ट होने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो वो जो रियलाइजेशन है, वो थिंकिंग, सेल्फ एनालिसिस, हाँ, सेल्फ एनालिसिस बोल सकते हैं, वो करना बहुत होना ज़्यादा चाहिए। है। हाँ। और वो करते करते वो हमेशा पेरेंट्स से तो अटैच रहते हैं, पेरेंट्स से अटैच रहते हैं, तो हाउ पेरेंट्स शुड डायरेक्ट देम, या फिर उन्हें, वो टीनेजर है, उनके मन मुताबिक कर लेंगे, ऐसा सोच के चलना चाहिए या नहीं, थोड़ा उन्हें गाइडलाइन के पथ पे कैसे चलना चाहिए? मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रोल तो बच्चा पैदा होता है तब से मुझे लगता है कि वो फुल टाइम जॉब ही मानो आप, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वो घर पे रहते हैं। हाँ। जो पूरा का पूरा ख्याल रखना है वो पेरेंट्स को रखना है। बराबर। तो सिर्फ वो कहाँ गिरते हैं, क्या होता है, उतना ही काफी नहीं है। तो उनकी जो कंप्लीट, हम जो बोलते हैं डेवलपमेंट, हाँ, तो उस डेवलपमेंट के ऊपर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। Okay. यानी उनकी इमोशनल डेवलपमेंट वो भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस बात, यानी कि इसके लिए ना अनुशासन लाना वो बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि मैं कुछ एग्जांपल्स बोलती हूँ आपको कि किसी के घर पे बच्चे जाते हैं तो कुछ नई चीज देखते हैं, तो बोलते हैं कि ये मुझे चाहिए, हाँ। रोने लगते हैं वहीं पे, या फिर ऐसे जोर से बोलना, चिल्लाना ऐसा शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है। हाँ। तो ठीक है ले लो, ऐसे नहीं। उनको उस वक्त, आपको छोटा है तो उसको छोड़ नहीं देना है। हाँ। उनको भले वो रोने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन जब पहली बार वो ऐसी कुछ डिमांड करता है या करता है, तो माँ का पहला काम है या उसके पापा का पहले काम है कि ये हमारी चीज नहीं है, हमें नहीं, तुम खेलो यहाँ पे, लेकिन घर पे नहीं लेके जा सकते हो। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। मुझे ये कहना है इससे कि ऐसी छोटी छोटी चीजों पे हमें, बच्चों के छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा। नहीं तो क्या होगा, उनकी वो आदत बन जाएगी, और उनको ऐसी आदत बन जाएगी कि रोने से सब कुछ मिलता है। हाँ, और उनको ना सुनने की आदत नहीं रहेगी फिर। तो उनको वो आदत डालो पहले ना से। सुनने की आदत होनी चाहिए। ना सुनने की आदत उनको डालनी होगी। क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, तो कैसे बर्ताव करना है, किस भाषा में बोलना है। तो ये सब चीजें, ऐसे नहीं, छोटा है तो वो चिल्लाता है, छोटा है तो गालियां देता है, ठीक है। कोई लोग हंसते हैं कि ऐसे बोलता है, कुछ ऐसे वो पलट के जवाब देता है, तो उनके लगता है कितना ऐसे बोलता है, ठीक है। हमें वो छोटा है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो गलतियां है या ये जो उनका बिहेवियर है, बड़े जाके वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा आपको ही तकलीफ देगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए। तो ये रूट्स कहीं तो भी बचपन से शुरू होते हैं और वो बड़े होके बचपन से ही होते हैं, बचपन से ही होते हैं। वो ऐसा ही है, ऐसे नहीं, उसका नेचर ऐसा है नहीं, हम उस नेचर को ऐसे चैनलाइज कर सकते हैं। तो मेंटली वो वैसा प्रिपेयर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और जब भी उनका एक नाजुक मोड़ होता है 9th और 10th का, तो बहुत सारा प्रेशर आ जाता है कि अरे 9th है, 10th है, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। तो वो कहाँ तक इतना प्रेशर डालना चाहिए बच्चों पे? मुझे लगता है कि थ्रू आउट लाइफ प्रेशर डालना ही नहीं है। अच्छा। प्रेशर लेने जैसे कोई चीज है ही नहीं, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि प्रेशर से कुछ भी भला नहीं होगा। तो रियलाइजेशन बोल सकते हैं कि उनको रियलाइज करके दो, ये मैं मानती हूँ, लेकिन प्रेशर दो बिल्कुल नहीं। छोटे हैं तब से आप अगर पूरा उनको ध्यान रखते हो, उनके पढ़ाई के ऊपर, उनके बाकी जो एक्टिविटीज, हाँ, बाकी जो कुछ एक्टिविटीज है, जो कुछ भी उनके ऊपर अगर आप पहले से ध्यान देते हो, तो आपको उनको प्रेशराइज करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उनको समझ में आएगा कि मुझे कब उठना है, कब खेलना है, कब मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम कब है, कब मेरा पोर्शन मुझे फिनिश करके करना है, होमवर्क कब कंप्लीट करना है। तो ये सब चीजें वो अपने आप सीखने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अगर चीजें हम वक्त पे करने की आदत डाले तो प्रेशर रहेगा नहीं। प्रेशर कब बिल्ड होता है? प्रेशर तो तभी बिल्ड हो जाता है ना कि जब आप टाइम पे कुछ नहीं कर पाते हो। एग्जाम आई,
अब प्रिपरेशन नहीं है, हाँ। प्रेशर आएगा। फिर पढ़ो। होमवर्क चेक करने वाले हैं हाँ। और मेरा कंप्लीट नहीं है, प्रेशर आने वाला है। हाँ। तो फिर सोचना है बच्चों को ही कि मेरा होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं है, मुझे टाइम तो मिला था लेकिन मैंने उस वक्त टाइम पास यूटिलाइज नहीं हाँ, किया। वो यूटिलाइज नहीं किया, तो उस वक्त उनको प्रेशर आने ही वाला है। हाँ। तो उसकी बजाय अगर पहले से ही वो ऐसी आदतें डाले तो जो मुझे लगता है- अनुशासन आपने पहले बोला, हाँ, ये कि अनुशासन अनुशासन पहले तो से वो होना ही चाहिए। समय का ध्यान उनको रखना ही होगा। ये सब चीजें करते वक्त तो प्रेशर नहीं आएगा, और प्रेशर तो बिल्कुल देना ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। उनको ऐसे लगता है ना कि किसी को देखते हैं सक्सेसफुल पीपल को, तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए, तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। हाँ, और हाँ। मुझे लगता है कि इसके लिए पेरेंट्स ही जिम्मेदार है। हाँ। तो इस पॉइंट को लेकर मुझे एक मैंने लिखी हुई जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियां याद आई, तो मैं वो पंक्तियां सुनाती हूँ। ओठा ओठांवर गीत आहे, म्हणे छकुल्यावर आमची प्रीत आहे, वाह वाह। पण खरंच सांगा प्रेम पण किती व्यावहारिक आहे, पोटातल्या 9 महिन्यांचं पण आमच्याकडे बिल आहे, बाळापुढे म्हणे सगळे जग फिके आहे, पण त्याला काय माहित त्याच्यावर अपेक्षांचे केवढे मोठे ओझे आहे। बरोबर तो आहे। ये जो ओझे मैंने बोला, वो जो बर्डन है, तो वही तो प्रेशर करता है। हाँ। तो आप मत रखो एक्सपेक्टेशन, आप आपका जो 100% है ना, तो वो उनको दो। आपका टाइम है वो आप उनको दो, तो आपका ध्यान है उनको दो, उनको अटेंशन दो। जिस वक्त आपको अटेंशन चाहिए, जिस वक्त बच्चे को अटेंशन चाहिए, उस वक्त आप अटेंशन दे नहीं रहे हो, और जब उनको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है तो आपके उनके पीछे लग रहे हो। हाँ। तो उनको कि छोड़ो मुझे, हाँ। बार बार क्यों टोक रही हो, तो अभी आप क्या कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो ज्यादा, जिस टाइम देना था उस टाइम नहीं दिया, छोटा है ज्यादा समझ के। एक्सपेक्टेशंस पाल के रखे आपने, तो वो गलत है, और वो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड होता जाता है, तो वो नहीं करना है। आप अगर पूरी तरह से आपका दिया है, एफर्ट्स डाले, इनपुट दिया है, तो आउटपुट आएगा, उस हिसाब से आपका आउटपुट मिलने वाला है, और हर एक बच्चे की कैपेसिटी है, तो वैसे ही आपका आउटपुट मिलने वाला है। तो मुझे लगता है ये जो बातें हैं पेरेंट्स ने ध्यान में रखनी होगी। तो अपने बच्चे की कैपेसिटी पहचानना ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। हाँ, कैपेसिटी और उनकी कौन सी क्षमता है, यानी हर एक की क्षमता अलग अलग चीजों में है, तो किस चीज में वो अच्छा है वो देखो ना। मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन दूसरे को आती है, तो अलग अलग है ना। मुझे मैथ्स आएगा, दूसरे को नहीं आएगा, तो हर बच्चा अलग है, तो अलग है, उसके हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो उसको अच्छा लगता है तो उसे करने दो। ये क्या है, ये क्या मेरे एक रिलेटिव्स है, तो मैं एक अभी याद आया वो किस्सा, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि वो जो तबला है वो बहुत अच्छा बजाता है, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बजाता है, हर कोई नहीं बजा पाता। तो वो बोले ये करके क्या करेगा वो, ये ऐसे डबड़े बजा के क्या हो जाता है। तो ऐसे यानी पेरेंट्स को ही ऐसे लगता है कि नहीं बाबा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है पढ़ाई जरूरी है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन जो चीजें उनको आनंद दे रही है, और अभी हर फील्ड में स्कोप है, हो सकता है आगे जाके वो उसमें कुछ अच्छा करे, लेकिन उसको कंटिन्यू तो करने दो। बाद में कुछ उसमें होगा नहीं होगा वो नहीं है, लेकिन वो चीज उसे अगर खुशी दे रही है, जो हमने हैप्पी चाइल्ड का बोला, अगर हैप्पी रख रही है, तो आज वो 1 घंटा अगर वो काम करेगा, तो अगले 2 घंटे तो पढ़ाई के लिए भी बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि 1 घंटे अभी मैंने उसमें दिए हैं, तो अभी मुझे पढ़ना जरूरी है। हाँ, तो उसके जो आनंद की बातें हैं या उसकी रुचि दिलचस्पी जिसमें है, वो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ। तो क्या पता कल वो जाकिर हुसैन भी बन जाए। हाँ, हो सकता है भाई। हो सकता है, ऐसी भी सोच रखनी चाहिए। हाँ। और कला हर किसी को नहीं जमती है, नहीं हाँ, वो गॉड गिफ्टेड है, वो गॉड गिफ्टेड है। अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि वो पहचानने की जिम्मेदारी भी पेरेंट्स के ऊपर है। हाँ। तो वो बच्चा आगे जा सकता है। हाँ। सो एक सपोर्टिंग सिस्टम जो है पेरेंट्स का, वो एक ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत इमोशनल इम्पैक्ट के साथ तगड़ा होना चाहिए। यस, और
ऐसे नहीं कि आगे जाके उसमें ही कुछ करेगा, लेकिन ओवरऑल एज अ ह्यूमन बीइंग वो डेवलप होगा। हाँ। वो बहुत जरूरी है। हर चीज हम पैसे कमाने के लिए ही करें या नाम के लिए, ऐसे भी नहीं ऐसे होता है। ऐसा नहीं है। हाँ। हमें जिस चीज से खुशी मिलती है तो वो एस्पेक्ट भी देखना बहुत ज्यादा जरूरत और वो उसकी जरूरत ओवरऑल है। मेंटल हेल्थ में डेवलपमेंट होता है उससे। बहुत ज्यादा। Because I have also experienced that. I हाँ. used to learn classical music. हाँ, हाँ. So मुझ में भी बहुत सारे बदलाव आए थे हाँ. मेमोरी के तौर पे। तो Right, हाँ. हाँ, तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। सो ये बात सच है कि जो टैलेंट है वो जहाँ पे आप सीखोगे तो जरूरी नहीं है कि वो दुनिया के सामने आना चाहिए। हाँ, वैसे नहीं है। ऐसा, हाँ, कि तो हर ये चीज कहीं- का कोई आगे जाके फाइनेंशियली हेल्प होगा तो ये मत सोचो। हाँ, तो उनके ऊपर ध्यान दो, उन्हें करने दो। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो एट ए टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, डांस भी करते हैं, और ड्राइंग भी करते हैं, खेल कूद में भी रहते हैं। तो इतना सारा कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऐसे नहीं होता है कि टाइम ही नहीं मिलेगा, ये करोगे तो ये होगा। अगर वो कैपेबल है तो उसे करने दीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट, हाँ, टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। वो पेरेंट्स के साथ हाँ, मिलके हाँ, कर सकते हाँ, हैं। और उससे और एक फायदा होगा क्योंकि वो डाइवर्ट नहीं होगा गलत चीजों के ऊपर, उसका में। ध्यान नहीं जाएगा। हाँ। फुल्ली ऑक्यूपाइड है ना तो अच्छी चीजें सीखेगा। एग्जैक्टली। तो अगर जितना ज्यादा एक्टिविटी वो करेगा उतना अच्छा है। कोई ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं बहुत ज्यादा थक जाता है, फिर पढ़ाई नहीं होगी, या इतना बीमार हो जाएगा, इतना ज्यादा खेलेगा तो ऐसे नहीं होता है। इस उम्र में उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे उनकी अंडर एस्टिमेट मत करो उनको। हाँ, राइट। और बीमार हो भी गया तो ओवरकम कर लेगा। नॉट नेसेसरी कि आपने उसको एक शील्ड या प्रोटेक्शन देना चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, और जब ये बात, इतना पैम्परिंग करने की जरूरत नहीं है उनको। राइट। और जब ये बात एक्टिविटीज पे आती है तो बहुत सारे पेरेंट्स है जो 9th 10th और 8th 9th 10th में भी उनके एक एक्टिविटी करियर के लिए होम स्कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। तो होम स्कूलिंग क्या इतना इफेक्ट करता है उनके स्टडीज में, या उन्हें स्कूल जाकर करना जरूरी है? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो है ना इस कंफ्यूजन में है कि स्कूल छोड़े या नहीं छोड़े। ये एक्टिविटी में तो आगे जा रहा है। हाँ। तो फिर ये क्या इम्पैक्ट होगा उसका? वो मुझे लगता है कि जब ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं पेरेंट कि मुझे अभी स्कूल स्टॉप करना है और होम स्कूलिंग करना है, तो उस टाइम पेरेंट्स ने सब एस्पेक्ट चेक किए हैं या नहीं है, या सिर्फ किसी का देख के वो डिसीजन ले रहे हैं। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होम स्कूलिंग में ज्यादातर पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि जो एजुकेशन फील्ड में जो लोग है या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, जो टीचर्स है, तो वो उनसे ज्यादा कैपेबल हम हैं और हम बच्चों को ज्यादा अच्छी परवरिश, ज्यादा अच्छा एजुकेशन हम दे सकते हैं। तो जो स्कूल में जाते हैं, आते हैं, वहाँ पे टाइम पास होता है, तो ज्यादातर टाइम उनका जो है वो उनको लगता है कि वेस्ट हो जाता है, ऐसे उनको लगता है। इसलिए उनको लगता है कि मैं उनके स्कूल के टीचर से मैं अच्छा पढ़ा लूंगी घर पे, तो जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से वो होम स्कूलिंग करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी लॉकडाउन लगा था, तो अच्छे खासे हम 2 साल तक तो घर पे ही बच्चे थे। तो उस टाइम पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऐसे नहीं हुआ है कि 2 साल घर पे रह के जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो उन्होंने भी ऐसे कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास मेहनत ली है और कुछ किया है उन्होंने, और बदलाव आया है, डेवलपमेंट हुई है, ऐसे नहीं हुआ है। तो उनका प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो वो उनका स्पीड कम हुआ राइटिंग का। कुछ नई चीजें सीखी बिल्कुल नहीं सीखी है। अनुशासन गया, डिसिप्लिन यानी
उठना, कभी भी उठते थे, कभी भी सोते थे, ज्यादा ऑनलाइन क्लास के लिए बैठ जाना। हाँ, ऑनलाइन क्लास में भी तो कुछ ऐसा ज्यादा फायदा तो उनको मिला ही नहीं है, इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी के साथ। और ज्यादातर ऐसे है ना कि हम कि घर पे है 2 साल, तो पेरेंट बहुत कुछ कर सकते थे उनके लिए, लेकिन नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होम स्कूलिंग में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप देखो, सोचो कि 2 साल हमने कितना किया बच्चों में डेवलपमेंट, तो हम कैपेबल है क्या उनको हर चीज सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स आपको पढ़ाना है, आपको बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में भी देखना है, उनको सोशलाइजेशन भी होना चाहिए, बाकी एक्टिविटीज स्कूल में है तो डिफरेंट उसके लिए अपॉइंट किए हुए टीचर्स रहते हैं, तो वो जज कर पाते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज में अच्छा है। तो और एक साथ का जो ग्रुप रहता है उनके एज ग्रुप का, तो उनके साथ में जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत अलग सी होती है। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हैं अगर पेरेंट, और तभी उनको लगता है कि नहीं, मैं वो एक एनवायरनमेंट उनको दे सकता हूँ और मैं वैसे डेवलपमेंट कर सकता हूँ, तो ठीक है वो आगे जाए। लेकिन अगर ज्यादातर लोगों का कॉमन अगर हम सोचे, तो मुझे लगता है कि स्कूल से बेटर ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक्टिविटीज होम स्कूलिंग में ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि होम स्कूलिंग नहीं, लेकिन पेरेंट्स को 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं कैपेबल हूँ क्या, मैं क्योंकि ज्यादातर पेरेंट जो ऐसा सोचते हैं वो ऑक्यूपाइड रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो पेरेंट्स है तो वो नहीं सोचते, जो ज्यादा क्वालिफाइड है वही सोचेंगे, तो वो सोचेंगे तो वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, तो वो टाइम दे पाएंगे क्या। और कभी कभी क्वालिफाइड पीपल के बारे में भी ऐसे हो जाता है कि उनको लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो राइट है, तो वो ऐसा ही डेवलप होना चाहिए। क्योंकि वो भी नए नए पेरेंट होते हैं ना, तो पेरेंटिंग में उनका भी अनुभव तो कम ही होता है ना, क्योंकि उनका भी तो फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड ही रहेगा, तो उनको लगता है कि नहीं मैं एकदम मेरा बेटा मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही डेवलप होगा। लेकिन बच्चा क्या चाहता है वो आप डिसाइड कर पाएंगे क्या, आप जो उसको पाथ दिलवा रहे हो वो उसके लिए सही है क्या, तो वो सब चीजें आनी चाहिए उसमें। पर एक हैंड में भी रहना चाहिए, लाइक ऐसा सोचते हैं हम कि जब वो एक्टिविटीज करते हैं, जब वो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं और जब वो होम स्कूलिंग करते हैं, तो कहीं तो भी ये फर्क पड़ता होगा टीचिंग में और इसमें। तो फिर जब वो पाथ जो वो डिसाइड करते हैं कि नहीं इसे स्पोर्ट्स में जाना है और हम होम स्कूलिंग कराएंगे और वो दिन भर कोच के साथ रहेगा, तो फिर ये कैसे वर्क करेगा फिर? नहीं, सिर्फ नहीं होगा ना ऐसे कि सिर्फ स्पोर्ट्स तो बाकी चीजें मैंने जो अभी बोली आपसे, तो वो चीजों का भी पेरेंट्स को ध्यान रखना है। वो जो डेवलपमेंट स्कूल में होने वाली थी वो भी जो है वो माहौल हम बोल सकते हैं, वातावरण जो बोल सकते हैं, तो वो वातावरण आप दे सकेंगे क्या उनको? हाँ। और जो फ्रेंड्स के साथ वो वहाँ पे स्कूल में शेयरिंग होता है, वो टीन एज का, वो यहाँ पर जो वो फोकस्ड हो जाता है बच्चा, तो थोड़ी उसे भी चेंज की जरूरत है, ये भी सोचना चाहिए। तो हर एस्पेक्ट के बारे में उनको सोचना होगा। और जब ये बच्चे 9th और 10th के सभी बच्चे जब तैयारी करते हैं, तो किस पैटर्न से उन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए? 9-10 के बच्चों के लिए, या मैं कहूंगी कि सभी के लिए कुछ रूल्स, ऑल बोर्ड्स, सीबीएसई हो कौन सा भी हो, एसएससी अपना स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई हो, बच्चे छोटे हो बड़े हो, तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो है कि 2 चीजें साथ में मत करो, यानी अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उस टाइम पे ही आप पढ़ाई भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, दोनों चीजें अगर साथ में चल रही है तो मत करो। अगर टीवी देखना है तो सिर्फ टीवी देखो और पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करो। तो 2 चीजें अगर साथ में करोगे तो टीवी देखने का भी मजा नहीं आएगा।
हाँ। राइट। तो 2 चीजों को साथ में नहीं करना है। फिर इंडिपेंडेंट बनाना है उनको धीरे धीरे। जब छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर वो निर्भर होते हैं। तो हर वक्त माँ को ऐसे रहता है कि ठीक से किया नहीं किया, तो इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है। तो हर वक्त वो ध्यान देती है, तो ठीक है, उस वक्त अगर छोटे हैं तो होमवर्क हुआ नहीं हुआ बैठती है 1-1 घंटे उसके पास। लेकिन धीरे धीरे उनको इंडिपेंडेंट बनाना होगा। यानी कि तुम होमवर्क करो, मैं काम कर रही हूँ, होमवर्क होने के बाद मुझे दिखाओ। हाँ, चेक कर लो। तुम तुम्हारे रूम में जाओ, होमवर्क करके लाओ। जरूरत नहीं उनके पास बैठने की। तो नहीं आया कुछ, ठीक है, मैं सॉल्व करके देती हूँ। बिल्कुल सॉल्व मत करके दो, उसको बोलो कि पहले जो तुमने सॉल्व किए हैं सम्स वो एक बार चेक करो। वैसे रहेगा, या कुछ हिंट दो सिर्फ, और अब देखो आता है क्या। तो पूरा का पूरा कभी उनको सॉल्व मत करके देना। तो धीरे धीरे उनको आदत लग जाएगी, वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। इंडिपेंडेंट होना मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। सो 9th-10th आते आते वो प्रोसेस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ, वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप आपके दिमाग से चल रहे हैं, वो स्विच ऑफ करके रखेंगे। सोचना बंद कर देंगे, चलो इतना है, हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सोचने के लिए जब इंडिपेंडेंट हो गए तो सोचेंगे तो इंडिपेंडेंट हो गए ऐसे। तो इसलिए और वो जो आदत है तो वो लाइफ टाइम के लिए उनको काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि पढ़ाई उनको उनकी करने दो। स्कूल में भी उनको जाना है ना, तो उस वक्त उनको क्या करना है कि जो चैप्टर होने वाला है तो वो चैप्टर पहले रीड करके जाओ। ओके। तो समझ के लो। तो जब टीचर सिखाएगी ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो क्वेरीज है वो आप पूछ सकोगे। आप पूछोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप इंटरेक्शन शुरू कर दोगे। तो मुझे लगता है ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंडिपेंडेंटली स्टडी करना। फिर लेबर वर्क मत करो बहुत ज्यादा टाइम। ये 9th-10th के बच्चों का भी तो वो बोलते हैं स्कूल का होमवर्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वर्क है, तो उसमें तो वो लेबर वर्क करते हैं। मुझे लगता है कि लेबर वर्क नहीं करना है तो पहले क्या करो, जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए पहले वो देखो, समझो, लर्न करो, और फिर लिखने के लिए बैठो। तो आपका टाइम सिर्फ लिखने में नहीं वेस्ट हो जाएगा। तो आप समझ के लिखोगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस रहेगा। कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं स्कूल में, तो प्रोजेक्ट भी आप एकदम दिल से करो। जितना अच्छा आप उसका प्रेजेंटेशन बना सकते हो तो उतना अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो आप नए नए टूल्स यूटिलाइज करोगे। Exactly. हाँ, तो किसने कितना, कोई अगर अच्छा करता है आपका फ्रेंड तो आप बोलोगे तुमने कैसे किया था। तो आप कुछ नया सीखोगे उससे। और बढ़िया से बढ़िया मैं कैसा दे सकता हूँ, कि मार्क्स के लिए नहीं, मुझे 5 मार्क के लिए एक दे दो, ऐसे नहीं। तो उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेबर वर्क मत करो, दिमाग आपका चैनलाइज होना चाहिए। हाँ, तो ये एक बात है। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय का ध्यान रखें। ये अनुशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे को ये आदत डालनी होगी कि सोने के पहले वो देखे मुझे कल कौन से काम करने हैं, कितने बजे उठना है, स्कूल से आने के बाद मुझे अभी कहाँ पे खेलने के लिए जाना है, पढ़ाई करनी है, मम्मी ने कुछ काम बोले हैं, जो कुछ है उसका जो कुछ शेड्यूल है वो पहले दिन ही वो डिसाइड करके रखे, और ज्यादा से ज्यादा फर्म रहे कि वो शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। और उसके बीच में अगर कुछ काम आता है तो उसको बोलना है कि नहीं, मेरा ये डिसाइडेड है, अभी मैं ये नहीं चेंज करूँगा। तो उनको फिर आदत बन जाएगी कि नहीं, मैं मेरा रूटीन डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। तो और सामने वाले को भी पता चलेगा कि अभी वो अभी टाइम नहीं देगा। तो अपने टाइम की वो भी वैल्यू करना सीखेगा, और सामने वाला भी उसके टाइम की कदर करना सीखेगा। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है, वो पहले से भी आना चाहिए। ओके। और 9th-10th के लिए अगर पर्टिकुलरली हम सोचे तो क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें मैंने जो बोली वो तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और
पर्टिकुलरली 9th और 10th के लिए एग्जाम पेपर्स जो होते हैं, मॉडल पेपर्स, वो सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपकी पढ़ाई कितनी भी अच्छी हुई होगी, लेकिन आपने पेपर्स नहीं सॉल्व किए हैं, आपने टाइम सेट करके क्वेश्चन पेपर्स नहीं लिखे हैं, चेक करके नहीं लिए हैं, तो आपको गलतियां नहीं समझेगी, आपकी क्या मिस्टेक्स होती है, उस टाइम पे आपको प्रेशर आता है क्या, हाँ हाँ हाँ, टाइम पे चीजें याद आती है या नहीं आती है, आप ब्लैंक हो जाते हो क्या, तो ये सब जो बातें हैं उसकी प्रिपरेशन आपको हो जाएगी। तो वो ना हो, इसलिए क्या कर सकते हैं, तो आपके पास फिर कि नहीं मैंने ये पहले से रिवाइज नहीं किया था तो मुझे करना होगा, मुझे टाइम पे वक्त पे याद नहीं आता है, कुछ मुझे आता है लेकिन फॉर्मूला ही नहीं याद आया, इसलिए अगला मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाई। तो ये जो चीजें हैं वो आपको क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं कि रिहर्सल हो जाएगा ये, हाँ, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा। तो एग्जाम पेपर सॉल्व करें, मार्क्स अगर आपको लाने हैं अच्छे, तो आपको रिवीजन होने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, वापस रिवाइज करना है क्वेश्चन पेपर, तो रिवीजन एंड पेपर सॉल्विंग प्रैक्टिस ये ज्यादा होनी चाहिए सक्सेस। ओके, तो वो एक अच्छा ये पैटर्न फॉलो करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, क्योंकि पैटर्न 9th 10th के लिए तो जो है ना, तो एक पैटर्न सेट है, उसमें ऐसा ज्यादा दिमाग लगाना है हमें, ऐसा नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आने नहीं वाले हैं। जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस से आएगी, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक ठीक से आप पढ़ते हो, डिटेल स्टडी करते हो, क्यूरियोसिटी अगर है आप में, तो हर चीज आप ठीक से ढूंढोगे, आंसर्स खुद ढूंढोगे, खुद लिखोगे, तो ये जो नोट्स निकालोगे। हाँ। क्योंकि कैसे होता है कि 11th आवर पे आप पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले से आदत डालनी होगी, छोटे छोटे नोट्स निकाल के रखो अपने खुद के वर्ड्स में, और उसमें की पॉइंट्स होने चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, कुछ आंसर्स, तो वो आंसर के लिए ऐसे की पॉइंट निकाल के रखो। अगर आपका ज्योमेट्री का थ्योरम है, तो थ्योरम की जो प्रैक्टिस है, तो 1 मिनट में वो थ्योरम आपका रिवाइज होना चाहिए, तो उसके लिए डायग्राम्स निकाल के रखो। तो कौन से टेस्ट लगता है, सिमिलरिटी टेस्ट लगता है, या कौन सा थ्योरम लगता है, बीपीटी थ्योरम लगता है, जो कुछ भी आपके थ्योरम से क्या है, तो वहां पे ऐसे जो पिन पॉइंट्स रहते हैं, तो वो उस वहां पे लिख के रखो, ताकि आप फट से वो रिवाइज कर सके। तो वो स्किल आनी चाहिए बच्चों को, और एग्जाम पेपर सॉल्व करने चाहिए, दैट्स इट। और जब ये अब हमारे टाइम पे तो सिर्फ 9th और 10th ही था, तो अभी वेव है एंट्रेंस का, राइट। तो फिर ये एंट्रेंस के क्लासेस के साथ साथ ये चीजें कैसे मैनेज करनी चाहिए बच्चों ने? पहली चीज तो ये है कि पहले देखो, एनालाइज करो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, आप जिस एंट्रेंस के बारे में बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो वो काबिल है क्या, या आप जिस एंट्रेंस के बारे में सोच रहे हो, तो आपका बेटा वो देने के लिए काबिल है, या दिलचस्पी रखता है या नहीं रखता है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है और आप फोर्सफुली बोल रहे हो कि सब दे रहे हैं, एंट्रेंस दे दो, कर लो ना पढ़ाई, जितने मिलेंगे उतने मिलेंगे, लेकिन उसमें टाइम जाएगा उसका। तो सब करते हैं इसलिए करो, देके देखो, ट्राई करके देखो, मुझे लगता है नहीं, टाइम वेस्ट मत करो। अगर वो नहीं है कैपेबल, तो मत दो। तो फिर जो कुछ आपने सोचा है, जो जिसमें वो अच्छा है वो करो, लेकिन हर चीज के लिए सब एंट्रेंस देते हैं, तो आपको भी वो एंट्रेंस देने के लिए उसको फोर्स करना है, ऐसा नहीं। हाँ, अगर उसको देनी है तो उसके पास स्कूल भी है, और उसको एंट्रेंस के भी एंट्रेंस के क्लासेस है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन है, तो फिर वापस आता है अपना टाइम मैनेजमेंट। तो फिर कैसे बाकी बच्चे जाएंगे, क्योंकि जो सिर्फ प्लेन स्कूल कर रहे हैं, तो वो तो जाएंगे, किसी की शादी है उसके ऊपर भी जाएंगे, या कुछ फंक्शन है दूसरा कोई, या बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, वो जाएंगे, लेकिन आप नहीं जा सकते। फिर आपने अभी डिसाइड किया है ना, कुछ गोल सेट किया है ना, तो कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, तो वो देना जरूरी है। और एक
चीज है कि स्कूल में अगर मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं तो फिर पेरेंट्स को भी ज्यादा बॉदर नहीं करना होगा कि इतने कम आए। पहले तो लाता था 90s में लाता था, 95 आते थे, अभी तो 85 आने लगे। ऐसे ठीक है, कम मिले लेकिन अभी वो एक साथ अगर दो चीजें कर रहा है, और वैसे तो वो छोटा ही है, 9th-10th है, तो पेरेंट्स भी ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि जो गोल सेट किया है उसके ऊपर काम कर रहा है क्या, ठीक से पढ़ रहा है क्या, जो अपना मेन गोल है तो उसके ऊपर फिर फोकस रखो, ये थोड़ा सा साइड में रहने दो ऐसा। हाँ, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता है आजकल अगर एंट्रेंस के मार्क्स काउंट होते हैं तो। हाँ, तो आप कौन से एग्जाम दे रहे हो, अगर 10 दे रहे हो और 10th के मार्क्स अगर आपके अगले एग्जाम के लिए अगर मायने नहीं रखती है, आपकी 11th के एडमिशन के लिए अगर मायने नहीं रखती है, क्योंकि आजकल इंटीग्रेटेड कॉलेजेस का जमाना है, तो इंटीग्रेटेड कॉलेजेस नहीं काउंट करते हैं ये सब, तो एडमिशन इजीली मिल जाती है। तो आपको थोड़े कम मार्क आए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तो फिर मत इतना सोचो। हाँ, कुछ हायर स्टडीज के लिए या कभी कुछ जॉब्स के लिए फ्यूचर में वो मार्क्स देखते हैं, वो भी मैटर करता है। हाँ, वो हर जगह पे देखेंगे ऐसा नहीं है। तो कितना बर्डन आपका बच्चा सह सकता है उतना ही डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि चाइल्डहुड ही आपको उसका मार रहे हो। सो डोंट रूइन दैट टाइम। वो टाइम है उसका खराब नहीं करना चाहिए। टाइम खराब मत करो। तो वो वापस आता है हैप्पी चाइल्ड इज अ सक्सेसफुल चाइल्ड। घूम फिर के हम वही पे आए कि हैप्पी चाइल्ड इज अ सक्सेसफुल चाइल्ड। तो वो जो जर्नी है, वो जर्नी उसे क्या करनी चाहिए कि एंजॉय करनी चाहिए, कि जो कुछ सीख रहा है उसे मजा आ रहा है। और होता है ऐसा, क्योंकि कोई है ना, अगर हम किसी को सजेस्ट भी करें ना कि उसको ये एंट्रेंस एग्जाम रहती है तो आप थोड़ा प्रिपरेशन के लिए उसको क्लासेस लगाओगे, तो कुछ पेरेंट्स को ऐसे लगता है अगर वो करेगा ना तो बर्डन आ जाएगा, तो हम इतना प्रेशर नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा कैपेबल है ना तो उनका आगे का जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। क्योंकि कैसे होता है कि 11th-12th में पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो 8th, 9th और 10th से ही अगर हम थोड़ा उनको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल जो है, स्कूल का जो एक नॉर्मल बच्चा है, हाँ, तो उसके हिसाब से पैटर्न है उनका। तो अगर आपका एकेडमिकली अच्छा है तो आपको थोड़ा ज्यादा उनको देना होगा, तो आगे जाके उनको बर्डन नहीं होगा। तो हम बर्डन कम करने के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि बर्डन बढ़ाने के लिए। हाँ, तो ये जर्नी है ना, बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन आपका बच्चा कैसे है वो जज करो और फिर डिसाइड करो। तो यहाँ पे वो पेरेंट्स का जो कंपेनियनशिप बोलते हैं कि पेरेंट्स ने साथ में बहुत अच्छा कंपेनियन बनना चाहिए। राइट। इस स्टेज पे पूरा ध्यान रखना ही होगा। हाँ, यानी कि अंडर एस्टिमेट भी मत करो बच्चों को और ओवर एस्टिमेट भी मत करो। तो एक बैलेंस वे में होने चाहिए। वो एक बैलेंस वे में जाना चाहिए पेरेंटहुड। और जब वो एक्सेल करेंगे लाइफ में तो दे विल लर्न, पहले से ही लर्न की हुई है ये चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, लेबर वर्क नहीं करना, तो वो सब उन्हें लाइफ लॉन्ग काम ही आएगा। मुझे लगता है यही मैटर करता है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो कुछ स्कूल में पढ़े हैं ना वो भूल जाते हैं हम। कितना याद रहता है? प्रैक्टिकली वो नहीं रहता, अलग रहता है। लेकिन हम स्कूल में सीखते कैसे सीखना है, पढ़ना कैसे, ग्रास्प कैसे करना है, और जो हैबिट्स है वो बिल्ड उसी एज में बिल्ड हो जाती है। और वो जो है वही चीजें इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में। क्योंकि स्कूल में होता है तो टीचर का आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहता है, तो आप अनुशासन में रहना सीखते हो। मम्मी कहीं पे आप जाते हो तो मम्मी आपको पूछते कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आने वाले हो, 8 बजे के पहले आ जाना, मुझे फोन करना, एक कहाँ पे हो, क्या हो। तो हम जब ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम उनको अनुशासन सिखा रहे हैं। तो ये मैटर करता है कि कितने देर तक हमें बच्चों फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, सोशल मीडिया कितना देखना है, ओवर हम कंटेंट कंजम्पशन कितना करना है वो भी देखो। क्योंकि क्या होता है, ज्यादा कंटेंट कंजम्पशन, क्योंकि ज्यादा तो अनरियलिस्टिक थिंग्स उसमें ज्यादा रहती है। मेकअप लगा के रोज स्कूल में कोई कॉलेज में जाती है, ये होता है, ये रियल नहीं है ये चीजें। हर कोई रोज उठ के ऐसे मेकअप लगा के नहीं जाएगा, नए नए ड्रेस पहन के नहीं जाएगा। तो लेकिन हम वो जो देखते हैं बच्चे,
वही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। तो पेरेंट्स का भी सोचो वो कितना दे सकेंगे। तो ये जो चीजें हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ने भी पेरेंट्स को संभालना चाहिए, संभालना चाहिए बहुत ज्यादा उन्हें कि हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक का घर का ये कैपेसिटी बोलो या उनका ट्रेडिशन बोलो अलग है, और आपको उस पैटर्न में रहना है। तो वो उनको सीखना होगा, और पेरेंट्स अपने लिए कितना कुछ करते हैं वो ध्यान में रखना होगा। मेरी मम्मी, मेरे फ्रेंड की मम्मी इतना करती है तो तुम भी इतना करो, ये कंपेयर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। उसकी मम्मी अगर आपको टिफिन में इतना कुछ देती, ये करती, नया करती, लेकिन उसकी मम्मी को कितना टाइम मिलता है, तुम्हारी मम्मी को कितना मिलता है, तो उसमें से वो कितना मैनेज करती है। तो हर एक की सिचुएशन अलग है, तो कंपेयर मत करो, जो है जैसा है एडजस्ट करने के लिए सीखो, एडजस्ट करो, ग्रैटिट्यूड रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes. आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, जो कोई भी है, छोटी भी चीज आपको सिखाते हैं तो उनके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर उनको ऐसे लगता है कि अरे वो 4 चीजें हम और ज्यादा उनको पढ़ाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। सो ये ग्रैटिट्यूड है, ये भी लाइफ लॉन्ग बहुत काम आएगा। राइट। जो तो ये क्वालिटीज ही है, वो आपको आगे लेके जाएगी। ये पर्सनालिटी की क्वालिटीज हैं। तो जो आज आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, जो फुल एपिसोड देखेगा उसको समझेगा कि ये कितने सारे पॉइंट्स हैं जो हमें रियल लाइफ में काम आएंगे। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, जो आपने बच्चों को गाइड किया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो आप बच्चों को देख के आज आप हमें ये सब बता रहे हो, पर आज भारत गुरु चैनल पर आकर आज आपको कैसे लगा? यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा है आप डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को यहाँ पे बुला रही हो, और अगर कोई आपका चैनल रेगुलरली देखता है तो उनको बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद इतनी मेहनत ले रही है, और जो एक्सपर्ट्स है वो उनको यहाँ पे बुला रही है, इतना वक्त आप दे रही है, और इतना नॉलेज और डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे बच्चों को पता हो जाएंगे, और पेरेंट्स भी अगर वो देखते हैं तो उनको पता चलेगा। वो 4 चीज़ें वो यहाँ से देखेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे, और नए नए फील्ड्स उनको पता होंगे, तो अपना बच्चा कहाँ पे फिट होगा वो उन्हें रियलाइज होगा, तो उनको ये रियलाइज होगा, फिर उसके बाद वो और सर्च करेंगे। लेकिन मुझे लगता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अगर वो ये देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप जो ये काम कर रही है वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। बहुत 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 धन्यवाद जो आपने भारत गुरु चैनल के बारे में कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक YouTube चैनल है, और इस चैनल पर हम जो भी बच्चे हैं जिन्हें अपना करियर प्लान करना है, जिन्हें एजुकेशनल पाथ के बारे में पता नहीं है, इसकी जानकारी इस चैनल पर हम देते हैं। डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ हम यूट्यूब चैनल पर उनसे बातें करते हैं, उनसे जानते हैं, और ये सब बातें हम पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को आपका प्यार आज तक जो मिला है और जो मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। पर मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगी कि आप ये चैनल ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।